नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास और इसमें हम बात करेंगे कर्नाटक के युद्ध। एग्जाम में कर्नाटक के युद्ध का प्रश्न आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के चरण अथवा कर्नाटक के 3 युद्धों के नाम से पूछा जाता है। कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा 3 युद्धों के माध्यम से संपादित हुई। पहला युद्ध था कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1776 से 48 के मध्य। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में एक युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक अवस्थाओं में इसका प्रभाव भारत में नहीं दिखाई दिया, लेकिन शीघ्र ही यूरोप में संपादित इस युद्ध का प्रभाव भारत में दिखाई देने लगा। कर्नाटक के प्रथम युद्ध इस संघर्ष का ही विस्तार था, क्योंकि प्राय जैसे ही यूरोप में इन दोनों शक्तियों के मध्य कोई युद्ध प्रारंभ होता, भारत में भी इन दोनों कंपनियों पर प्रभाव पड़ता। 1746 में आंग्ल फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य कर्नाटक में युद्ध प्रारंभ हो गया। वार्नेट के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी के फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस स्थित फ्रांसीसी गवर्नर लोबूर्डो से सहायता प्राप्त की और ब्रिटिश प्रभुत्व वाले मद्रास को जल और स्थल दोनों मार्गों से घेर लिया। कुछ ही समय बाद मद्रास में अंग्रेजों ने आत्मसमर्पण कर दिया। लोबूर्डो ने एक बड़ी धनराशि के बदले मद्रास नगर को ब्रिटेन को वापस लौटा दिया, किंतु डुप्ले इस कार्य से सहमत नहीं था। अतः उसने मद्रास को पुनः जीतने का प्रयास प्रारंभ किए, परंतु वो पांडिचेरी से 18 मील दूर दक्षिण में स्थित फोर्ट सेंट डेविस नामक स्थान को जीतने में असफल रहा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट के युद्ध के लिए स्मरणीय है। इस युद्ध का प्रमुख कारण मद्रास पर फ्रांसीसियों का अधिकार होना था। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अवनुद्दीन को यह वचन दिया था कि वो मद्रास को जीतने के बाद नवाब को सौंप देगा, किंतु समय आने पर डुप्ले ने अपने वादे से मुकर गया। इससे नवाब नाराज हो गया और अपनी मांग स्वीकार कराने के लिए एक विशाल सेना उसके द्वारा भेजी गई। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने नवाब की सेना को अडियार नदी के समीप सेंट टोमे नामक स्थान पर पराजित कर दिया। इसी बीच यूरोप में संपादित हो रहा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप में दोनों राज्यों के मध्य एक्सला सेपल की संधि संपादित हुई और जिसका सीधा सीधा प्रभाव हमें भारत में दिखाई दिया। दोनों ने भारत में युद्ध समाप्त कर पूर्व स्थिति में लौटने के लिए तैयार हो गए और इस तरह अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गए। अब हम बात करेंगे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध की, जिसका समय 1749 से 1754 के मध्य था। यह युद्ध पूर्णतः भारतीय राजनीति से संबंध रखता है। 1748 में दक्षिण के निमाद आफज जहां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र नासिर जंग तथा पौत्र नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। कर्नाटक में नवाब अनरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहब के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हो रहा था। डुप्ले ने भारत की इस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति से लाभ उठाने का प्रयास किया। उसने
मुजफ्फर जंग को कर्नाटक की सूबेदारी देने का समर्थन किया। अंग्रेजों का समर्थन नासिर जंग और नूरुद्दीन के साथ था। अगस्त 1749 में डुप्ले के नेतृत्व में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने वेलोर के समीप अंबर नामक स्थान पर नूरुद्दीन को परास्त कर दिया। 1750 में एक संघर्ष में नासिर जंग भी मारा गया। मुजफ्फर जंग दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। उसने डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1751 में चंदा साहब कर्नाटक का नवाब बना। इस प्रकार डुप्ले की योजनाएं सफल हुई, किंतु शीघ्र ही परिस्थितियों को चुनौतियां देने का कार्य अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। कर्नाटक की राजधानी अर्काट को क्लाइव ने मात्र 210 सैनिकों की मदद से अपने कब्जे में ले लिया। कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब 4000 सैनिकों की मदद से अर्काट को पुनः प्राप्त नहीं कर सका और स्टिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने तिरुचिरापल्ली में भी फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया। तिरुचिरापल्ली की हार डुप्ले की सारी योजनाओं पर पानी फेर देती है। इसी बीच 1754 में डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है और उसके स्थान पर गोर्डीहू नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। लेकिन हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक के दूसरे युद्ध से फ्रांसीसियों की योजनाओं को ठेस पहुंची। अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के तीसरे युद्ध की, जिसका समय 1758 से 1763 के मध्य है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पूर्णतः भारतीय राजनीति से संबंध नहीं रखता है। इस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध संपादित होता है और उसका प्रभाव भारत में पड़ता है। फ्रांसीसी सरकार ने 1757 में काउंट लेली को भारत भेजा। लेली एक वर्ष की लंबी यात्रा के बाद अप्रैल 1758 में भारत पहुंचा। इस बीच अंग्रेज बंगाल में सिराजुद्दौला को परास्त कर प्लासी के युद्ध में विजित होकर बंगाल पर अपना एकाधिकार प्राप्त करने में सफल हो चुके थे। इस सफलता से अंग्रेजों को अपार धन संपदा प्राप्त हुई। अंग्रेज फ्रांसीसियों को दक्षिण में पराजित करने में इसके माध्यम से सफल हो गए। 1758 में काउंट लेली ने फोर्ट सेंट डेविस के दुर्ग पर अधिकार किया। इसके बाद उसने मद्रास को घेर लिया, किंतु शीघ्र ही उसे एक शक्तिशाली नौसेना के आने के परिणाम स्वरूप अपना घेरा उठाना पड़ा। इसके बाद लेलिन ने बुंसी को हैदराबाद वापस बुलाने की एक गंभीर भूल की। इससे हैदराबाद में फ्रांसीसियों की स्थिति कमजोर हो गई। 1760 में सर आयुकुट ने वांडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। बुंसी को बंदी बना लिया गया। जनवरी 1761 में दक्षिण में फ्रांसीसियों की पूर्ण पराजय हो गई और इसके बाद पांडिचेरी वापस फ्रांसीसियों को लौटा दी। इसी समय इंग्लैंड में या यूरोप में ये कह दें, दोनों राज्यों के मध्य पेरिस की संधि संपादित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया और 1763 में दोनों कंपनियां अपनी पूर्ववत स्थिति में लौट आई। इस तरह भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के 3 चरण में प्रथम और द्वितीय भारतीय राजनीति से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन द्वितीय भारतीय राजनीति को पूर्णतः प्रभावित करता है
और अंग्रेज अपने आप को सफल करने में सिद्ध हो जाते हैं। फ्रांसीसियों की स्थिति दक्षिण भारत में खराब हो जाती है। धन्यवाद।